आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। हर बार की तरह हम फिर हाजिर हैं आपके सभी कानून से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोज खान गाजी जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। गाजी साहब, कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो इससे पहले हम बताते चले अपने नाज़रीन को कि हमेशा हर हफ्ते हम ये प्रोग्राम करते हैं और हर हफ्ते प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई सवाल जो है वो हमें आते हैं और बहुत अहम भी है कि हम जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं तो किन किन बातों का हम ध्यान रखें, क्या एहतियात बरतें, वो बहुत जरूरी है। तो क्या क्या वो ऐसी चीजें हैं गाजी साहब जिनका ध्यान रखना चाहिए? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पहली बात तो ये कि तमाम व्यूअर्स से मैं गुजारिश करूंगा कि प्रॉपर्टी ही से रिलेटेड अक्सर जो है लोगों में डिस्प्यूट होते हैं जो कि मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कभी कभी मर्डर तक पहुंच जाता है मसला। तो एक बात यह ख्याल रखें कि किसी भी मसले में कानून अपने हाथ में न लें और इन सब चीजों से बचने के लिए ये लाजमी है कि जब आप अपनी जिंदगी कमाई हुई पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो अच्छी तरह से प्रॉपर्टी को देखभाल के खरीदना चाहिए ताकि आपको कोई चीट न कर पाए, आपका पैसा कहीं न डूबे। जहां तक प्रॉपर्टी खरीदने की या प्रॉपर्टी के कितने किस्म होते हैं, क्या शहरों की प्रॉपर्टी खरीदने में दूसरा प्रिकॉशन लेते हैं, देहात की प्रॉपर्टी खरीदने में दूसरा प्रिकॉशन लेते हैं, तो गांव पर जो अक्सर जमीन का खरीदो फरोख्त होता है विलेज लेवल पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का होता है और विलेज में एक दूसरे को लोग जानते हैं, वहां पर इस किस्म की 420 बहुत कम होता है। हम आपको बताना चाहेंगे शहरों की प्रॉपर्टी के बारे में। शहरों की प्रॉपर्टी में अक्सर रेसिडेंसी प्रॉपर्टी का 3 किस्म का ये किया गया है, टाइप्स बताया गया है। एक तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, दूसरी बात ये कि कमर्शियल प्रॉपर्टी या फैक्ट्री वगैरह आदमी खरीदता है। चूंकि इन तीनों के टैक्स अलग अलग हैं इसलिए इन तीनों के बारे में जानकारी जरूरी है। बिल्कुल, और गाजी साहब जानकारी हम आगे रखेंगे, इससे पहले एक कॉलर का हम सवाल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है, मैंने जमीन कुछ खरीदी है, उसमें वो 4 दफा 4 दफा 8 है जी, तो उसमें कागज कैसे बनेंगे? जैसे हम पटवारी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं इसको ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। मुझे वकील साहब से ये बात करनी है, उसको हम लीगल तरीके से कैसे कागज बना सकते हैं? पहली बात तो ये कि हर स्टेट में तकरीबन प्रॉपर्टी के ट्रांसफर का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग स्टैंप ड्यूटी है। आपने ये नहीं बताया कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। बहरहाल अगर 4 और 8 का नोटिफिकेशन बता रहे हैं तो क्या ये नोटिफिकेशन जो है एक्विजिशन का है? अगर एक्विजिशन का नोटिफिकेशन है तो कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम से ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्हीं प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है जिसका कि कोई एक्विजिशन प्रोसीडिंग सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। एक बार जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जो है वो बंद हो जाता है, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। बिल्कुल, और हम एहतियात की बात कर रहे थे प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के वक्त। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ज्यादातर लोग जो अफेक्टेड होते हैं वह शहरों में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के खरीदने के मामले में जो है उनके साथ धोखा हो जाता है। इसी से ज्यादा लोग जो है रिलेटेड हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है, जो शहरों में मसला चल रहा है वो फ्लैट का चल रहा है। तो प्रॉपर्टी कोई भी ले, पहली चीज ये देखें कि उसका टाइटल क्या है। टाइटल जो होता है वो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड सेल डीड। रजिस्टर्ड सेल डीड जो होता है वो आपको डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि स्टैम्प पेपर पर होता है, प्लस इसके कागजात जो है वो रजिस्ट्री में सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी होता है। तो पहली बात तो ये ख्याल रखें कि जो भी प्रॉपर्टी खरीदें, पहला काम ये कि आप ये देखें कि उसका ओनर कौन है। ओनर जो है वो रजिस्टर्ड सेल डीड से पता चलता है। जब एक बार सेल डीड आपके हाथ में आ जाए तो फिर उसको ड्यू डिलीजेंस भी कर ले कि क्या ये सिर्फ उनके हाथ ही में तो नहीं है, क्या रजिस्टर्ड है या नहीं। तो एक एडवोकेट को इंप्लाई कर लीजिए या खुद चले जाइए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। उस प्रॉपर्टी के मुतालिक आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी सिर्फ स्टैम्प पेपर पर रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं लिखा हुआ है बल्कि सही मानों में रजिस्टर्ड है या नहीं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि फ्लैट लेते हुए 2 किस्म की चीजें चल रही हैं। एक तो होता है कि अनकंस्ट्रक्टेड फ्लैट जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के मराहल में है, और एक होता है कि रेडी टू शिफ्ट, यानी कि आप पैसा दीजिए
डॉक्यूमेंट्स बनवाइए और चले जाइए। तो जो प्रॉपर्टी जो है आपको इससे ले रहे हैं, आपको वो अनकंस्ट्रक्टेड है, अभी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है, तो उस प्रॉपर्टी को लेने में जो पैसा आदमी लगाता है ये सोचकर कि उस वक्त जिस वक्त प्रॉपर्टी अभी बनती रहती है, फ्लैट बनता रहता है, उस वक्त उसका कीमत कंपैरेटिवली सस्ता होता है। तो उसमें ये देखना चाहिए कि क्या वो जो प्रॉपर्टी बन रही है उस पर जो है जो बना रहा, जो बिल्डर है, उससे और लैंड ओनर से किस किस्म का एग्रीमेंट है, क्या हर किस्म की जो जरूरी कागजात हैं, जैसे कि परमिशन, जैसे कि डिफरेंट किस्म के टैक्सेस पे हुए हैं कि नहीं हुए हैं उस लैंड पे, जो कि ओनर से या कि फार्मर से आप कह लीजिए, फार्मर से अगर किसी बिल्डर ने खरीदा है तो उसके बीच जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं, ओनरशिप क्लियर है कि नहीं। कभी कभी सिचुएशन ये होता है कि एलॉटी कोई और होता है या फिर हम तीसरे या चौथे परचेजर हो जाते हैं, तो उसमें यह देखना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स का लिंक है, यानी कि एक बिल्डर ने बनाया और उसने फर्स्ट किसी को अलॉट किया, उस अलॉट के बाद सपोज कोई दूसरा आ गया, फिर किसी तीसरे को ट्रांसफर हुआ, चौथे को ट्रांसफर हुआ, तो अगर आप फर्स्ट अलॉटी नहीं है, डायरेक्ट आप बिल्डर से नहीं खरीद रहे हैं, तो आपको चयन ऑफ डॉक्यूमेंट देखना जरूरी है कि बिल्डर ने ए को दिया तो क्या डॉक्यूमेंट है, फिर ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो तमाम डॉक्यूमेंट्स, अगर आप डी हैं, आप चौथे नंबर के हैं, तो तमाम डॉक्यूमेंट देखना चाहिए और डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर 420 हो जाता है। सपोज कर लीजिए कि जो दूसरा परचेजर है उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी बैंक में जमा करके और उस पर मॉर्गेज करा लिया है, लोन ले लिया है, और किसी तरह से बहाना करके आपको अपना ओरिजिनल नहीं दिखाया और आपको भेज दिया ये दिखाकर कि ये अलॉटमेंट लेटर है बिल्डर की तरफ से, जो कि मिस्टर ए को अलॉट हुआ था, मिस्टर ए ने मुझे बेचा था और मैं अब आपको बेच रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में कभी बिलीव नहीं जब तक कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स न देख लें। उसके आगे जो देखना होता है कि क्या उस प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का बैंक से कर्ज तो नहीं लिया गया है, उसके लिए भी ड्यू डिलिजेंस किसी एडवोकेट को इंगेज करके आप करा लीजिए, ताकि ये पता चल जाए अगर वो प्रॉपर्टी अगर मॉर्गेज है तो फिर जिसके पास वो प्रॉपर्टी जाएगी वो उसका जिम्मेदार होगा। तीसरी चीज ये देख लीजिए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिससे आप खरीद रहे हैं उसको जो ओरिजिनल अलॉटी है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन के वक्त ये काम आता है। आगे आप देखिए कि अलॉटमेंट लेटर होता है, उसको भी देख लीजिए आप अच्छी तरह से। फिर जब एक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसमें पोजेशन लेटर होता है, तो पोजेशन लेटर या ऑक्यूपेशन लेटर, इसको भी आप देख लीजिए कि उसके पास है कि नहीं। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स पे मॉर्गेज लिखा हुआ है, सही मानों में उन्होंने उस पर लोन लिया है, तो आप इसके बारे में जानकारी कर लीजिए बैंक से कि उन्होंने कितने किस्त दे दिए हैं, कितना लोन था, ताकि एग्रीमेंट में ये सब बात आ जाए या अलग से उसका एग्रीमेंट बन जाए कि हमने इस प्रॉपर्टी के ऊपर 10 लाख रुपया लोन लिया था, 6 लाख रुपया दे दिया हूं, 4 लाख रुपया मैं दे दूंगा रजिस्ट्रेशन के वक्त। ये सब चीजें आप देख लें लेने से पहले। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के जो कागजात हैं, क्योंकि ये भी एक ओनरशिप का इनडायरेक्टली प्रूफ होता है। वो प्रूफ ये होता है कि जो भी उसके ऊपर प्रॉपर्टी रिसिप्ट है, उस प्रॉपर्टी रिसिप्ट पे जो है ओनर का नाम होता है। बाकी देख लें कि उसके कार पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो दिए गए हैं कि नहीं है। उसके अलावा एक और चीज होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो ऑलरेडी लोग ले रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन से होता है, उसको आप जरूर लें रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन से, क्योंकि उस सर्टिफिकेट का आपको रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर कराते वक्त जरूरत होती है। आमतौर पे लोग टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि टैक्स जो है जैसे दिल्ली है 6% है, कुछ अपवाद हैं, जैसे कोई अगर लेडी के नाम से प्रॉपर्टी लिया जा रहा है तो 4% है, 2% का उन्हें छूट दिया गया है। कोई सीनियर सिटीजन है या ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों अपने नाम पे, तो उसमें भी 5% है, 1% का उसमें भी छूट है। तो इन सब प्रॉपर्टी टैक्स से बचने के लिए या स्टैंप ड्यूटी से बचने के लिए अक्सर लोग प्रॉपर्टी को जो है वो रजिस्टर नहीं कराते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही नुकसानदेह है। नुकसानदेह इस तरह से है कि अगर आपके पास आपका रजिस्टर अगर डॉक्यूमेंट नहीं है और कहीं डॉक्यूमेंट सपोज के लिए खो गया जी, तो फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं रह जाता है कि आपके पास ओनरशिप की जब टाइटल ही खो गया है तो कोई सेकेंड ओनरशिप टाइटल बन नहीं सकता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड है और आपका पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर खो गया, चोरी हो गया, तो उसकी एक कॉपी
या उसका पूरा ब्यौरा जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता है। वहां पर एप्लीकेशन लगा के आप सर्टिफाइड कॉपी या जिसको आमतौर पर डुप्लीकेट कॉपी बोलते हैं उसको आप ले सकते हैं। तो ये सब जरूरी चीजें हैं जिसमें कि जो प्रॉपर्टी लेते वक्त आपको ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। और गाजी साहब, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स आपने हमें बताए, लेकिन इसके अलावा भी अगर फ्रॉड हो जाता है प्रॉपर्टी लेते वक्त तो उसके लिए क्या कानून है? फ्रॉड दरअसल जब अगर ये सब चीजें देख लें तो फ्रॉड होने के चांसेस जो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई शातिर है अब वो किसी किस्म का फ्रॉड कर दे रहा है, क्योंकि आज की डेट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी इस तरह से फोटो स्टेट कॉपीज वगैरह आए हैं कि नोट्स को भी अगर कर दिया जाता है तो पता नहीं चलता है कि असली है या नकली है। तो प्रॉपर्टी के कागजात को भी इस तरह से कर लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपको कागजात दिखाएं उसको आप जाकर जो है वेरीफाई भी कर ले सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। और अगर उसके बाद भी कोई आपको फ्रॉड कर देता है और आप किसी का शिकार हो जाते हैं चीटिंग में, तो पहला काम तो ये कि आप पुलिस में कंप्लेंट करें। दूसरी बात ये कि सपोज के लिए कि बैंक से लोन लिया है, वो प्रॉपर्टी जो है सब मिला के 40 लाख की है, जिसके ऊपर 35 लाख का या 30 लाख का लोन है, तो ये तो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तो उसके लिए ये देखना होता है कि क्या बैंक ने इस चीज को रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इन्फॉर्म किया है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज है, या क्या उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर इंदराज किया है बैंक वाले ने या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो फिर बैंक भी पार्टी बन जाता है कि जब ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी तो या तो आप ओरिजिनल अपने पास रखते ताकि ये दूसरे को चीट नहीं कर पाता, और नहीं तो कम से कम ओरिजिनल पे एक साइड में ये बात लिख दी जाती है कि ये प्रॉपर्टी जो है अंडर मॉर्गेज है जिसके ऊपर इतना लोन है, ताकि लेने वाला जो है वो होशियार रहे, वो उसको देख ले। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है। तो पहला काम पुलिस में कंप्लेंट, और चूंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी और इसके तमाम प्रूफ जो है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है, तो इजीली जो है वो केस हल हो जाता है। और गाजी साहब, एक सवाल ये भी है कि क्या औरत और आदमी अगर दोनों के नाम पर अगर हम बात करें तो क्या कुछ डिफरेंस है प्रॉपर्टी खरीदने में या सेम प्रोसीजर है? नहीं, मैंने बताया तो कि अगर सिर्फ प्रॉपर्टी कोई खरीद रहा है बायर, और अगर सिर्फ कोई एजेंट अपने नाम से खरीद रहा है तो सिर्फ उसका जो टैक्स लगेगा, स्टैंप ड्यूटी जिसको बोलते हैं, वो 6% लगेगा। दिल्ली का मैं बता रहा हूँ, ये स्टेट टू स्टेट वेरीज है, ये भी एक चीज का आप लोग ख्याल रखें। कहीं 4% से लेकर तकरीबन 10% तक डिफरेंट स्टेट का है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टेट के ट्रेजरी में जाता है और हर स्टेट अपना अलग अलग जो है वो स्टेट ड्यूटी मुकर्रर कर रखा है। तो उस हिसाब से जो है, हाँ, अगर दिल्ली में का मैं बता दूं कि दिल्ली में ये है कि अगर प्रॉपर्टी सिर्फ लेने वाला एक मेल है तो स्टैम्प ड्यूटी 6% है। अच्छा, एक स्टैम्प ड्यूटी होता है, एक रजिस्ट्रेशन फी होता है। रजिस्ट्रेशन फीस तकरीबन ऑल ओवर इंडिया जो है 1% है। जी, और एक कॉलर गाजी साहब हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है वकील साहब से कि मेरा बेटा जो है दुबई में 8-10 साल से काम कर रहा है जी। वो मतलब वो मेरे को पैसा वैसा फोन वगैरह सब करता था। अब सन 16 से ना तो उसने मुझे फोन किया है ना मुझे पैसा भेजा है। मैं बहुत परेशान हूँ और वो एविएशन में काम करता है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वकील साहब मुझे कुछ मशवरा दें। जी, खातून, आपसे आपको जरा दो चीज और बताना चाहिए था कि क्या आपका कोई अपना इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं। देखिए, ऐसा है कि अगर शरिया को लिया जाए तो हर आदमी के कमाई में पहला हक उसके पेरेंट्स का है, यानी माँ और बाप का, जिसमें माँ का 4 गुना ज्यादा है बाप के मुकाबले में। उसके बाद उसकी अपनी जिम्मेदारी है और अपने बेटे बेटियों की और वाइफ की जिम्मेदारी है। यहाँ के जो हमारा कानून है जिसको 125 सीआरपीसी बोलते हैं, यहाँ के मुताबिक ये है कि अगर कोई पेरेंट्स या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे के एज में पहुंच चुका है और उसका कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसका बेटा जो है वो सर्विस करता हो, उसके पास इनकम का जरिया हो, तो उसमें माँ को, बाप को या दोनों को हक है। और उसके लिए जो है अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आप अदालत में जाइए। 125 सीआरपीसी बोलते हैं, इसके तहत जो है मुकदमा कीजिए और आप यही बताइए कि उसकी इनकम ये है, हमारा कोई इनकम नहीं है और उसकी जिम्मेदारी है कि हमारा ख्याल रखे। फिर कोर्ट जो है आपको पैसा जो है मंथली उनको मुकर्रर कर देगी। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो जी, सवाल बताइए।
शायद किसी वजह से राब्ता इनसे कायम नहीं हो पाया। गाजी साहब प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो कितना जरूरी है कराना, और अगर नहीं कराते हैं तो क्या नुकसान है? देखिए शरीफ में मैंने बताया था इस चीज को कि रजिस्ट्रेशन जो है, पहली बात तो ये कि स्टैंप ड्यूटी सभी लोग जानते हैं कि वो जो अशोक पिलर का बना होता है, नोट जैसा होता है, उसको जाकर जो है खरीदना होता है। आज की डेट में ई स्टैंप का भी जमाना है खरीदने का, प्लस कुछ बैंक को भी ये पावर है कि वहां से जाकर आप जो है स्टैंप ड्यूटी खरीद सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं वहां पर। तो एक बार जब स्टैंप ड्यूटी हो जाता है तो स्टैंप ड्यूटी पर ही प्रिंट होता है जो आपका एग्रीमेंट होता है लेन देन का, और उसी का जो है उसी को स्टैंप ड्यूटी बोलते हैं। उसी वक्त आपको 4% से लेके या 10% तक पूरे हिंदुस्तान में देना पड़ता है। और उसको जब एक बार स्टैंप ड्यूटी पे सिग्नेचर हो गया दोनों पार्टी का, तो उसका रजिस्ट्रेशन के लिए 4 महीने का वक्त होता है। अगर 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो फिर उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, फिर आपको दोबारा कराना पड़ता है। तो ये भी याद रखें कि जिस वक्त स्टैंप ड्यूटी हो गया, दोनों पार्टी की दस्तखत हो गई, उसके 4 महीने के अंदर ही उसको जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर कराना होता है। जो सबसे बड़ा फायदा रजिस्ट्रेशन करने का, जैसे मैं बता दिया कि एक बात तो ये कि आपके पास क्लियर टाइटल का प्रूफ हो जाता है। कोई उस प्रॉपर्टी पर मुकदमा कर रहा है तो आप जाकर कोर्ट में खड़ा हो सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी मेरी है, रजिस्टर्ड है मेरे नाम से, ये है इसका डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, और उसके अलावा सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी इसका पूरा ब्यौरा मौजूद है। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है और सपोज के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स खो गया, चोरी हो गया, बारिश हो गई, भीग गया, किसी तरह से और लापरवाही से घर ही में रखकर या कहीं और रखकर खो गया, गुम हो गया, आपको नहीं मिल रहा है और उस प्रॉपर्टी पर मुकदमा हो जा रहा है, तो फिर टाइटल प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है तो। बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ जी, फरीदाबाद से। नमस्कार जी। नमस्ते, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि जी एंट्रिंग रिलीफ अगर कोई एप्लीकेशन हम कोर्ट में फाइल करते हैं तो उस एंट्रिंग रिलीफ एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए कोर्ट की तरफ से कोई डेडलाइंस होती हैं? और क्या एंट्रिंग रिलीफ एप्लीकेशन जो है वो CWP के साथ फाइल की जा सकती है या उससे बाद में ही फाइल करना जरूरी होता है? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। पहली बात तो कि हर सूट के साथ जो है लाजमी नहीं है कि इंटरिम एप्लीकेशन लगे, कोई इंटरिम रिलीफ की हर सूट में जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिस सूट में जरूरत पड़ती है उसमें साथ ही में लगा देना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छा होता है। इंटरिम एप्लीकेशन कब तक डिसाइड हो, इसके लिए आमतौर पे सिविल प्रोसीजर्स में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ जो स्पेशल एक्ट बने हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, उसमें प्रावधान है। किसी में 30 दिन है, किसी में 60 दिन है, किसी में 90 दिन है, इस तरह से है। लेकिन आमतौर पर कोई डेट नहीं है। अगर जिस वक्त कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जिस वक्त हम सूट फाइल करते हैं, जैसे सपोज किसी प्रॉपर्टी के डिक्लेरेशन के मुतालिक, टाइटल के मुतालिक हमने सूट फाइल किया और हम पोजीशन में भी हैं, ऐसे सिचुएशन में जिस वक्त हमने सूट फाइल किया वो सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए फाइल किया, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि दूसरी पार्टी इंटरफेयर करने लगी, तो उसमें फिर जो है आप बाद में भी इंटरिम इंजेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि वाटर बॉडीज को एनकरेजमेंट किया गया, जिसका हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि इसका एक्शन उठाया जाए, मगर गवर्नमेंट जो जम्मू कश्मीर की उसने अभी तक इस पर एक्शन नहीं उठाया। हाउ डू यू सी, इससे क्या कानून? योर क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, जरा एक बार और इसको रिपीट कर दिए अपने सवाल को। मेरा सवाल ये है कि वाटर बॉडीज जो है हमारे जम्मू कश्मीर की, उसको इलीगली एनक्रोचमेंट किया, उस पर मकान बनाए गए, उसको खाया गया जमीन को। इस पर हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हमें ला चुका है एक्शन का, मगर आज तक कोई एक्शन हुआ नहीं। देखिए, आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी वाटर बॉडी का जो है जमीनों पर कब्जा है, तो ऐसे सिचुएशन में यह है कि जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है उस कोर्ट को यह पावर भी होता है कि उसको इंप्लीमेंट कैसे कराए।
अगर उस ऑर्डर को अनदेखा कर रही है तो पहली बात तो ये कि जिस अथॉरिटी के खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है उस अथॉरिटी को एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए और उस ऑर्डर का हवाला दीजिए जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है। अगर उसके बाद भी नहीं कर रही है तो आप 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने के बाद फिर हाईकोर्ट में जहां आपका केस ये ऑर्डर हुआ था उस कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना यही तरीका है। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। देखिए, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, जी रिजर्व पुलिस ऐसे ही था। मेरे जो है छोटा सा पनिशमेंट बोल के 10% पिक्चर में से कटवाला, तो इसके लिए मैं हाईकोर्ट में डाला। तो हाईकोर्ट में डालने वाले कोर्ट के लिए डिपार्टमेंट ने नहीं भेज रहा, इसके लिए हम क्या करना? इसके लिए जैसे कि इससे पहले वाले सवाल का मैंने जवाब दिया कि कोर्ट के ऑर्डर को अख्तियार दिया गया है उसी कोर्ट को इंप्लीमेंट कराने का। अगर इंप्लीमेंट में कोई परेशानी हो रही है, अगर दूसरी पार्टी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही है तो कोर्ट उन पर फाइन भी कर सकता है, प्लस जेल भी भेज सकता है। तो ऐसी सूरत में आप फौरन जो उस कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाइए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एप्लीकेशन लगाइए या डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का लगाइए एप्लीकेशन, और वो कोर्ट जो है आपको ऑर्डर इंप्लीमेंट कराएगी। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, मैं अपनी बात बता रहा था। हेलो हेलो हाँ बताएं। हेलो हेलो नमस्ते। जी नमस्ते। सर, सवाल बताइए। सर, मेरे फादर साहब लड़ाई के अंदर शहीद हुए थे 1971 में, 1971। जी तो सर, मेरी मदर ने 50 साल फाइट की है, तो उनको देश ने जिनके बात ने उनको बिल्कुल ही कुछ किया, वो लड़ाई के अंदर शहीद हुए। मेरी माँ ने 50 साल फाइट की, उनको सिर्फ पेंशन मिलती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा हुआ। ना कोई जमीन, ना कोई प्लाट, ना कोई पैसा। मैं बता रहा हूं आपको कि जो भी लोग पारा मिलिट्रीज में हों या मिलिट्रीज में हों, अगर उनकी शहादत हो जाती है किसी भी वार में, तो उसके डिपेंडेंट को, अगर बीवी है, बच्चे हैं, तो बीवी के नाम से, बच्चों के नाम से जो है मुआवजा मिलता है। या तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, कहीं या तो हस्बैंड प्रूफ नहीं कर पाए होंगे, अदरवाइज वो तो ऑलरेडी मिलिट्री या पारा मिलिट्री के रूल्स में है और पैसा बकायदा। क्योंकि मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे कजिन्स वगैरह का इंतकाल हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में सीआरपीएफ में थे, और वो कि जितना हम सोचे थे उससे ज्यादा मुआवजा मिला। फौरन तकरीबन 6 महीने के अंदर जो है वो मुआवजा आ गया था। कहीं या तो उसको कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था, आपको क्यों नहीं मिला है। अगर चैलेंज करने पर है तो जो चीज जरूरी है वो डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हर सर्विस रिकॉर्ड में ये बात लिखना जाता है कि आपके डिपेंडेंट कौन है। उसी हिसाब से जो है शादीशुदा अपनी वाइफ का नाम लिखते हैं, उनका एज लिखते हैं, या जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप करते हैं। ज्यादा परेशानी नहीं होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 71 के जितने भी वार वेटरन हैं, जितने लोगों की भी शहादत हुई थी, तकरीबन मैं समझता हूँ कि ज्यादातर लोगों को मिल गया। ऐसा कोई एक्सेप्शन ही है, एक्सेप्शन क्यों है उसको जरा देख लीजिए। बिल्कुल। और गाजी साहब, क्योंकि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन नाजरीन से कहते चलते हैं कि प्रॉपर्टी से जुड़ा या उससे अलग आपका कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। और एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। जी सवाल बताइए। सवाल ये है, आपसे गुजारिश है कि आप अपने टीवी की आवाज बंद रखिए। बंद कर दीजिए। चलिए बंद कर दिया। जी सवाल बताइए। सवाल ये है, जी शायद ठीक से इनसे राब्ता हमारा नहीं हो पाया। गाजी साहब, प्रॉपर्टी के लिए एक चीज ये भी है, हमने देखा है कि अब दिल्ली या अगर हम यूपी नोएडा की बात करें, एनसीआर की बात करें, तो फ्लैट सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे में हम किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदते हैं और वो बिल्डर घाटे में चला जाता है, हमें पोजीशन नहीं मिलता और उस पर कोर्ट केस हो जाता है। तो ऐसे में हम कानून हमारी किस तरह मदद कर सकता है? देखिए, इन्हीं सब चीजों को देखकर ऐसा हुआ है पिछले 15-20 सालों में दिल्ली में, और मेरे ख्याल से और भी जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज उसमें ये बात हो रही होगी कि बिल्डर जो है प्रॉपर्टी का दाम ये करता है, सपोज के लिए कि 3000 स्क्वायर पर स्क्वायर गज या पर स्क्वायर मीटर, और पता ये चलता है कि
कि वो ये भी क्लेम करता है कि हम 3 साल के या पैसा देने के या शुरुआत करने के 4 साल के अंदर जो है पोजीशन दे देंगे, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि 4 साल तक तो अभी नींव भी नहीं पड़ा है। जो आदमी पैसा प्रॉपर्टी में लगाता है वो ये सोच कर लगाता है कि मैं इतने तारीख को रिटायर हो जाऊंगा या इतने तारीख को हमारे बेटे बेटियों की शादी है, उस वक्त हमें उस फ्लैट की जरूरत पड़ेगी। तो आमतौर पर लोग कंज्यूमर एक्ट में जाते थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, लेकिन उसके बाद जो है एक रेरा एजेंसी भी गवर्नमेंट ने बनाया है, ताकि जो परचेज कर रहे हैं अगर उनके साथ वो जो शराइत लिखे हुए हैं एग्रीमेंट में बिल्डर के साथ, अगर उसकी अनदेखी हो रही है या उस हिसाब से उस मुद्दत तक पोजीशन नहीं मिल रहा है या वो क्वालिटी नहीं है जिस क्वालिटी की उसमें बात की गई है, तो उसके लिए रेरा में एक पिटीशन डाल सकते हैं और उसमें वो डिसाइड होता है कि आखिर में क्या वजह है, पोजीशन लेने में कितना टाइम दिया है। सपोज के लिए कि वो पोजीशन जो है 1 साल देर लगा दी है, तो उसी हिसाब से फिर इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। और क्या जो हम रजिस्ट्री की हम बात कर रहे थे गाजी साहब, क्या फ्लैट खरीदते वक्त और जब हम घर खरीदते हैं, जड़ से हम कोई घर खरीदते हैं, तो दोनों में कुछ डिफरेंस है रजिस्ट्री में या सेम है? नहीं, रजिस्ट्री तो दोनों का एक ही तौर पे है, लेकिन चूंकि अगर कोई फ्लैट खरीदते हैं, किसी भी कोई अगर बिल्डर डेवलप कर रहा है, तो उसमें एक के अलावा सैकड़ों लोगों का इंटरेस्ट हो जाता है, जितने उसके मेंबर होते हैं, जितने उसमें फ्लैट होते हैं। कुछ चीजें कॉमन हो जाती हैं फिर कॉमन चीजों के अलग से जो है वो पेमेंट होता है। ये भी देखते हैं कि फ्लैट की सिचुएशन क्या है, सबकी लंबाई सभी 100 गज के हैं तो सभी 100 गज के हैं, लेकिन कीमत में फ्लक्चुएशन होता है इस हिसाब से कि वो मतलब कि सपोज के लिए कि पार्क फेसिंग है, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर का है, तो इस हिसाब से लोकेशन के हिसाब से भी उनमें फर्क हो जाता है। बाकी रजिस्ट्री में या स्टैंप ड्यूटी में कोई फर्क नहीं है। जो देखने का चीज ये है कि बाकी जो कॉमन चीजें हैं उन कॉमन चीजों के अलग से पैसे लगते हैं। बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मोहम्मद शकील बोल रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि हमने दुकान लिया था, उसका हमने रजिस्ट्री करवाया, टैक्स भी मेरे नाम पे है और ट्रेड लाइसेंस भी मेरे नाम पे है जी। ठीक है, तो अगला तो बोले खाली करनी, तो वो खाली नहीं कर रहा, तो क्या किया जाए जरा बताइएगा। आपने ये नहीं बताया कि वो आदमी जो कि खाली नहीं करा, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदा तो क्या उसका पोजीशन आपको नहीं मिला, सिर्फ कागजात मिले? हाँ, ओनरशिप है सर, सिर्फ ओनरशिप। तो लाजमी है कि जो वहां पर है उस किस हैसियत से है, वो इंट्रूडर है या पहले जो मालिक थे उसका किराएदार है। देखिए, ये चीजें उसी हिसाब से चलेंगी। अगर पहले मालिक का कोई किराएदार है तो फिर किराएदारी के हिसाब से चलेगा कि वो ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन किराएदारी उसकी बरकरार रहेगी। अगर वो इंट्रूडर है यानी कि ट्रेसपासर से जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, तो कोई जबरदस्ती कब्जा करने वाले को भी कोई कानून यह हक नहीं देता है कि कोई भी ओनर या ट्रांसफरी यानी कि दूसरा उसके बाद ओनर आ गया तो उसको जबरदस्ती कानून अपने हाथ में लेकर उसको जबरदस्ती वहां से उठाकर फेंके या घर को या दुकान को खाली कराए। उसके लिए भी कानूनी चाराजोही करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो। हेलो। शायद किसी से राब्ता इनसे नहीं हो पाया है। गाजी साहब, हम फ्लैट और घर की बात कर रहे थे। एहतियात क्या बरतनी चाहिए फ्लैट खरीदते वक्त, क्योंकि हमने आप देखा है कि ज्यादातर लोग जो है वो फ्लैट की तरफ भाग रहे हैं, चाहे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या कोई अदर सिटीज की बात करें। तो अगर मैं बात करूं रजिस्ट्री की या खरीदते वक्त या बेचते वक्त, एहतियात क्या बरते हैं फ्लैट्स को? देखिए, एक प्रॉपर्टी अगर एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर होती है तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनता है उसको सेल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, या बाय गिफ्ट हो सकता है या बाय पार्टीशन हो सकता है या बाय एक्सचेंज हो सकता है कि मेरे फला जगह की फ्लैट आप ले लीजिए, आप अपना फला जगह का दे दीजिए। इन सब चीजों की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन के लिए वही सेल डीड, गिफ्ट डीड या एक्सचेंज डीड बनवानी पड़ती है। जब रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो लाजमी है कि स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन ड्यूटी फीस देना पड़ता है। इन सबको करने के बाद तो पहली बात तो ये कि जिससे आप खरीद रहे हैं आप ये देख लें कि उसके पास रजिस्ट्रेशन सेल डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। अगर वो तीसरा चौथा एलआरटी है तो फिर ये आप ये देख लें कि चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं उसके पास। नॉन इनकम्बरेंस यानी कि उस प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का लोन तो नहीं लिया गया है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसका देख लें, अलॉटमेंट लेटर देख लें, उसके अलावा पोजीशन लेटर देख लें या ऑक्यूपेशन लेटर देख लें, मॉर्गेज का डॉक्यूमेंट देख लें, प्रॉपर्टी टैक्स देख लें क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का जो रिसिप्ट होता है उस पर भी ओनर का नाम होता है। उसके बाद देख लें कि कार पार्किंग का अगर प्रावधान है उस सोसाइटी में
तो कार पार्किंग का देख लीजिए कि उसके पास लेटर है कि नहीं। नो ऑब्जेक्शन लेना जरूरी है रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन से, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी भी जरूरत होती है। तो ये सब रिपोर्ट देख लीजिए जी। दो कॉलर्स हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बंगलुरु से मोहम्मद बात कर रहा हूँ। जी, अपना सवाल बताइए। ये माँ के सामने जो बेटा फौत हो जाता है, तो क्या माँ बेटे को हिस्सा दे सकती है क्या? जी, बात समझना कि जब माँ के सामने बेटा फौत हो गया, तो जब फौत हो गया तो उसका शेयर तो मतलब कॉमन सेंस है कि उसके पास शेयर कैसे होगा। अब जब आदमी मर जाता है तो दुनिया से उसका राब्ता खत्म हो जाता है। अच्छा। सवाल आप क्लियर कीजिए, जो जिंदा है उसी को शेयर मिलेगा ना, माँ बाप या किसी भी प्रॉपर्टी में। जब आदमी जिंदा नहीं है तो कैसे मिलेगा? अच्छा, अभी उनके पोतरे को कुछ शेयर नहीं जा सकते ना? हाँ, उनके बेटे उनके हाँ पोते को जा सकती है शेयर, यही कानून है। माँ के इंतकाल करने के बाद अगर बाप नहीं है, पोते हैं, तो आमतौर पर जो इस्लामिक सिस्टम था कि लिंक अगर टूट जाता है तो फिर नहीं मिलता है, वो इत्तेफाक से यहाँ पर आज की डेट में अप्लीकेबल नहीं है। हालांकि अप्लीकेबल था, कई जजमेंट है कि उससे भी जो लोग यतीम हो जाते हैं इस्लामिक शरिया में, तो अगर यतीम हो गया है तो फिर दादा की दादी की जिम्मेदारी हो जाती है कि जितना और बेटे उसके लड़कों को, यानी कि और बेटों से जो पोते हैं पोतियां हैं, उनको से ज्यादा मिले शेयर। तो आमतौर पे जो है इस चीज को लोग गलत अंदाज में पेश करते हैं। हालांकि उसमें दादा जो है वो जितना शेयर मिल सकता था उससे ज्यादा प्रॉपर्टी उसको लड़के को जो है वो गिफ्ट कर देते थे, हिब्बा कर देते थे। बिल्कुल। यहाँ वक्त एक छोटे से वक्फे का हो गया है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हेलो सर। जी बताएं। सर मेरा अर्ज इस प्रकार है सर। जी। मैं सर जम्मू कश्मीर को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी। सर हमारा एक जमीन है सर, जो गवर्नमेंट, एक तो सरकार जमीन होती है सर जी, एक होती है सर जो अपने नाम पे होती है जमीन सर। जी। तो गवर्नमेंट जिसमें हमारा 1.5 बीघा जमीन हमारे नाम का है सर जी। और बाकी तो सरकार है, जो सरकार है तो वो गवर्नमेंट लेगा ही लेगा किसी काम के लिए। जी। जो 1.5 बीघा जमीन है सर, वो उस नंबर को आ रहा है, उस चीज के साथ ही दूसरी जगह दिखा रहा है, लेकिन हम उसको हमारे बाबा दादा सबके जमाने से हम उसको लगा रहे हैं, 100 वर्षों से लगा रहे हैं जमीन को। तो उसके लिए क्या किया जाए सर? देखिए, आपके सवाल से ये लग रहा है कि 1.5 बीघा जो जमीन जो आपके नाम से है और जो जमीन आपके कब्जे में है, अब कोई ये कह रहा है कि नहीं, वो जमीन नहीं है। तो देखिए, आमतौर पर अक्सर ये देखा जाता है, पूरी जमीन तो नहीं, लेकिन अक्सर उस जमीन का कुछ पोर्शन से दूसरे खसरा में होता है और कुछ पोर्शन दूसरे खसरा में, यानी कि कागज पे जमीन का सिचुएशन कुछ और होता है और एक्चुअल फिजिकल पोजीशन में कुछ और होता है। देखिए, इसका तो तरीका सिंपल ये है कि अगर जिसको ऑब्जेक्शन है वो जाए और प्रॉपर्टी का नाप करवा ले, जिसको बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का नपाई कराना। वहाँ एक फीस होता है, फीस जमा करें और वहाँ से फिर तहसीलदार के ऑफिस से वहाँ से आते हैं मेंबरान्स, वो नाप करते हैं। हर गांव में या हर इलाके में एक स्टोन होता है, उस स्टोन ही से पैमाइश होती है कि इस खसरा यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है। तो अगर एक बार नाप हो जाए, जो पोजीशन में जो प्रॉपर्टी को चिन्हित कर दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी इतना नंबर खसरे में है और उस खसरे के मालिक फला फला और फला हैं, तो उस हिसाब से फिर प्रॉपर्टी का चिन्हित हो जाता है और वही प्रॉपर्टी फिर पोजीशन मिलेगी कानूनी तौर पर। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जम्मू कश्मीर से मोहम्मद अशरफ बोल रहा हूँ। जी अशरफ साहब, सवाल बताइए। ये मुझे वकील साहब से ये अर्ज करना था, अगर कोई किसी बच्चे ने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ा तो फिर वो कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट के दरवाजे जाएगा तो वहाँ दरवाजा खटखटाएगा, उनके पास पैसे नहीं, वकीलों के पीछे कैसे दौड़ेगा, उनकी बात कौन सुनेगा? तो उसके लिए क्या हल है? उन वकीलों का फीस वो बाकी वगैरह कहाँ से लाए, तो उसका कुछ क्या हल है उसके लिए बताइए। देखिए, तकरीबन हर स्टेट में
चूंकि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ कानून अलग हैं, क्योंकि आमतौर पे जो हमारे पार्लियामेंट में जो कानून पास होते हैं तो अक्सर कानून में हम ये देखते हैं कि ये लिखा होता है कि इट विल बी एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये कानून जो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से पास हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में लागू है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। यहाँ पर एक सेंट्रल जो है वो एक्ट है जिसमें कि लीगल एड की बात की गई है, जिसकी लीगल अथॉरिटी बनी है, वो सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, मैं समझता हूँ कश्मीर में भी होगा। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास कानूनी चाराजोई के लिए पैसा नहीं है, एडवोकेट्स को फीस देने के लिए नहीं है, कोर्ट फीस देने के लिए नहीं है, तो ऐसे लोगों को लीगल एड बनाई गई है। तो लीगल एड में जाकर आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन होता है और आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट जज ही होता है चेयरमैन, बाकी उसके सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, उनके पास एक एप्लीकेशन दीजिए और बताइए कि ये सिचुएशन है, हमारे पास वकील को करने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर सरकार की तरफ से आपको वकील मुहैया किया जाता है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये डॉक्टर साहब से बात कर, वकील साहब से बात करना चाह रहा हूँ मैं। हाँ जी, बताएं, सुन सुन रहे हैं आपको। तेलंगाना से जो है ना, पचम पहाड़ से, ये दादा की प्रॉपर्टी में चाचा का हिस्सा बोल के हो रहे वकील साहब, ये वालिद साहब तो नहीं है हमारे, इंतकाल हो गया हमारे वालिद साहब का, इसमें कुछ प्रॉपर्टी हमारे को आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है। आपने ये नहीं बताया कि आपके दादा भी हयात है या नहीं। आपके अगर सपोज कर लीजिए कि आपके वालिद नहीं रहे, आपके चचा हैं, 1 या 2 या 3, तो ये इस किस्म का क्लेम आ रहा होगा कि चूंकि आपके दादा की जिंदगी में ही आपके फादर का इंतकाल हो गया था, इसलिए इस्लामिक सिस्टम के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। इस किस्म की बातें कर रहे होंगे, जबकि आज की डेट में ना वो सिचुएशन है और न इस तरह से वो लागू है। आज की डेट में यह है कि जितने आपके चाचाओं को हिस्सा मिलेगा उतना हिस्सा आपके मरहूम फादर के नाम से आएगा, और फिर आपके मरहूम फादर के नाम से जो लोग हैं, उनके जितने लड़के लड़कियां हैं, फिर उनके बीच जो है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये कह के कि चूंकि हमारे भाई इंतकाल हो गया था, इसलिए फादर की जिंदगी में ही आपके चचा जो है इस तरह से आपके प्रॉपर्टी से आपको वंचित नहीं कर सकते। बिल्कुल। और फोन लाइन पर कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जे से बोल रहा हूँ, अब्दुल कयूम। जी अब्दुल साहब, सवाल बताइए। मेरा एक सवाल है, 1947 से हमारी जमीन है अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ आर्मी जी, तो हमें उसका रेंट 1 कनाल का मिल रहा है, 27 कनाल का नहीं मिल रहा है। अब हम चाहते हैं अगर हमें डायरेक्ट कंपनसेशन मिल सकता है वहाँ पे। देखिए, जो हमारे देश का कानून है उसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, पर्टिकुलरली उन प्रॉपर्टी को जिसको एक डिफेंस फोर्सेस के पर्पज से एक्वायर किया जा सकता है, तो उसका चैलेंज करने का भी कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि पर्पज होता है अलग अलग सरकार का। सपोजली सरकार कोई जमीन एक्वायर कर रही है और वो कमर्शियल ये डेवलप करना चाहती है वहां पे, या और कोई ऑफिस बनाना चाहती है, तो उसका को तो चैलेंज होता है कि जो उन्होंने ये दिया है, रीजन दिया है एक्वायर करने का, वो रीजन के हिसाब से सरकार के लिए फिट नहीं है जगह। लेकिन अगर सरकार सॉवरेन पावर को इस्तेमाल के लिए अगर उसको जमीन की जरूरत है, तो फिर उसमें जो है वो जमीन सरकार को एक्वायर करने में कोई परेशानी नहीं होती है। एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि जब जमीन आपके नाम से 47 में या आपके पेरेंट्स के नाम से या ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से, फादर के नाम से अगर ये प्रॉपर्टी 27 एकड़ थी, 27 कैनाल थी, तो फिर 1 कैनाल का क्यों दिया जा रहा है आपको मुआवजा? ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसको आप किसी लोकल एडवोकेट से आप मशवरा कीजिए और फिर कानूनी चाराजोई कीजिए। मैं व्यूअर से एक सवाल, एक बात ये बताता चलूं कि आमतौर पे सवाल लंबा हो जा रहा है, सवाल जो है शॉर्ट कीजिए, पहले दिमाग में सोच दीजिए फिर उस सवाल। बिल्कुल। और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मैम, एक्चुअली मैंने जमीन खरीदी थी, वो फिर फादर इनलॉ के नाम रखे थे, और उसके बाद उसने वो अपने बेटों के नाम कर दी और बेच दी जी। तो अभी उसका जो मुआवजा है मुझे नहीं मिल रहा है जी। देखिए, ये याद रखिए, आप ये कह रहे हैं कि पैसा आपका लगा था उस जमीन को खरीदने में, लेकिन नाम से खरीदे थे आप अपने फादर इन लॉ के, तो लाजमी है कि वो प्रॉपर्टी जो है, पैसा जहां से भी आया, अगर फादर इन लॉ के नाम से खरीदी गई है तो प्रॉपर्टी उन्हीं की मानी जाएगी। एक चीज है,
जिसके के तहत हम कभी कभी जाते हैं, जिसको कि बेनामी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो बेनामी ट्रांजेक्शन में भी मैं समझता हूँ कि फादर इन लॉ नहीं आते हैं, यानी कि मैं सपोज के लिए कि सर्विस में हूँ, मेरा लड़का भी 21-22 साल का है या मेरी लड़की 21-22 साल की है, अब मैं प्रॉपर्टी इसलिए अपने बेटा या बेटी के या बीवी के नाम से खरीद रहा हूँ कि नाम उनका हो लेकिन प्रॉपर्टी बेसिकली वो मेरी हो, तो वो उसको बेनामी ट्रांजेक्शन बोलते हैं। फिर जो है आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा उसमें जाने में कि फादर इन लॉ ने के नाम से वो जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी थी, क्योंकि आपने पैसा दिया था उसको खरीदने के लिए। वो सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ लीगल पर्पजेज उनके नाम से या और टेक्निकल ग्राउंड पे उनके नाम से किया गया था। तो इसमें आप सूट फाइल कर सकते हैं अगर जम्मू एंड कश्मीर में भी बेनामी ट्रांजैक्शन के मुतालिक कोई कानून है। बराबर चूंकि पूरे हिंदुस्तान से सवाल आते हैं, एक चीज का आप लोग बराबर ख्याल रखिए कि जो हम यहाँ राय देते हैं उसको हत्तमी आखिरी राय नहीं समझें। आप अपने यहाँ के लोकल एडवोकेट से जरूर कंसल्ट कर लीजिए, खासतौर से अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो। बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब से बात करना है। जी हाँ, सुन रहा हूं। आपको सवाल बताइए। सवाल ये है कि प्रॉपर्टी जो है ना जी, गुजारिश है कि आप अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। राब्ता इनसे नहीं हो पाया है गाजी साहब, क्योंकि हमने अभी देखा कि फैमिली डिस्प्यूट के केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो क्या एहतियात ऐसे में बरतनी चाहिए? गुजारिश तो हमारी यही है कि इस तरह के केसेस जो है वो ना आए, फैमिली डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को लेकर कम से कम फैमिली में तो ना हो। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या पहले से एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट शकूफा या तो फैमिली मेंबर्स में होता है, या तो साथ में बिजनेस करने वालों में होता है, या तो नेबर से होता है। तो लाजमी है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट जानने वालों ही से उमूमन होता है, जब तक कि कोई तीसरा जो है ट्रेसपासर्स ना आ जाए, बेईमान मक्कार लोग ना आ जाएं। जी। तो पहला काम तो ये कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी है उसको कोशिश ये करना चाहिए कि बहुत मेहनत करके वो प्रॉपर्टी बनाया है। वो प्रॉपर्टी इसलिए बनाया है कि उसके बाद उसके बाल बच्चे जो है वो कायदे से रहें। लेकिन वही प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूट का स्रोत बन जाता है और बाल बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं तो वो रहमत ना होकर जहमत हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि अपने इसे क्लियर अपनी जिंदगी में उस प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देना चाहिए या विल के जरिए कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है और किसी किस्म का डिस्प्यूट हो रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एक बेटा यहाँ पे है, माँ बाप के साथ है, उसके पोजीशन में घर है, दूसरा बेटा दुबई में या किसी दूसरे शहर में, कनाडा अमेरिका में है। वो पता चला कि 7-8 साल बाद आता है, वालिद का इंतकाल हुए जो है 7-8 साल हो गया होता है, पहला बेटा कब्जे में है, वो दूसरे को नहीं देता है, इसके अपने बाल बच्चे हो गए होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टीशन सूट का जो है प्रावधान है कि पार्टीशन सूट फाइल करें। और पार्टीशन जब सूट फाइल करेंगे तो उस प्रॉपर्टी का अगर ये दिखा दें कि मैं भी उसी तरह से उनका बेटा हूं, जिस तरह से जिस बेटे कब्जे में है वो है, तो फिर उस प्रॉपर्टी का जो है पार्टीशन कोर्ट के आर्डर से हो जाएगा। एक चीज ये कि अगर प्रॉपर्टी का पार्टीशन बाप अपनी जिंदगी में कर देता है कि भाई ये फ्लैट फला का या इस 200 गज का फ्लैट है, इसमें 50 गज इधर का बेटा नंबर 1 को, 50 गज इधर के बेटी को, तो उसको जिंदगी में ही अपने नाम उन लोगों के नाम से ट्रांसफर कर देना चाहिए। या वही चूंकि स्टैंप ड्यूटी लगता है, ट्रांसफर फी लगता है, तो लोग घबराते हैं, नहीं करते हैं, उसको बचाते हैं। लेकिन एक बड़े झगड़े से बचाने के लिए आने वाली जनरेशन को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। वो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। मेरे को एनआरसी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना मालूम करना होता है सबसे। जी, एनआरसी के लिए अगर प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो मैं बहुत क्लियर करते जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि आपने बाद में ज्वाइन किया है। पहली बात तो ये कि उस प्रॉपर्टी की टाइटल देख लेना चाहिए। किसी के पास वो प्रॉपर्टी 3 तरह से आ सकती है, या तो उसकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो, और नहीं तो उसने किसी से प्रॉपर्टी परचेज की हो, या किसी ने प्रॉपर्टी गिफ्ट किया हो, या किसी कन्वेंस के जरिए उसके पास प्रॉपर्टी आई हो, या एक्सचेंज इसमें प्रॉपर्टी आई हो। लेकिन सब हालत में उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चारों मोड जो है ट्रांसफर का, उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर वो प्रॉपर्टी जिससे आप खरीद रहे हैं उसके नाम से है, और वो 5वां 6वां अगर कोई फ्लैट का मसला है और 50 6वां या 3रा 4था जो है अगर वो एलआरटी है, तो चैन ऑफ डॉक्यूमेंट देख लीजिए, बाकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देख लीजिए, पोजीशन लेटर देख लीजिए, कार का व्यवस्था है तो कार पार्किंग का सिस्टम देख लीजिए। उसके अलावा जो
टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स पे होता है तो उसमें भी ओनर का नाम होता है, वो भी देख लीजिए और लेटेस्ट देख लीजिए। ये देख लीजिए कि वो प्रॉपर्टी किसी बैंक के जरिए उस प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का लोन तो नहीं लिया गया है, ये देख लीजिए। उसके अलावा अगर वो फ्लैट का सिस्टम है तो हर सोसाइटी में जो है एक जिसको बोलते हैं RW रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, उनसे भी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देख लीजिए। तो ये मोटा मोटी 8-10 डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। और अगर जिस तरह से आदमी 50 लाख या करोड़ रुपया लेकर कोई प्रॉपर्टी लेता है या 10-20 लाख रुपया भी लाख कोई प्रॉपर्टी लेता है तो एक एडवोकेट को करके उसको फीस देके नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का भी देख लीजिए कि वो जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री में है भी नहीं, वो प्रॉपर्टी उसके नाम से रजिस्ट्री में एंट्री है कि नहीं। बिल्कुल। तो ये सब करना चाहिए। गाजी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वकील साहब से जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी, सवाल बताइए। सवाल ये है कि हमारे दादा हजरत की प्रॉपर्टी है, उसमें जो है ना हम लोग 3 भाई है, 3 भाई में से और जो है ना वालिद साहब से इंतकाल हो गया। प्रॉपर्टी जो है ना अभी चाचा हमारे बोल रहे कि वो मेरे नाम पे होती बोल के हो रहा है, इसलिए हमारा हिस्सा इसमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता? इस्लामिक लॉ से थोड़ा वकील साहब से बात करना था। देखिए, इस्लामिक लॉ इसमें दो राय नहीं है कि जो सर्कमस्टेंसेस बताता है वो ये सर्कमस्टेंसेस बताता है कि चेन ऑफ लीगल ईयर्स होना चाहिए, यानी कि बीच की एक कड़ी टूट जाती है तो प्रॉपर्टी वहीं पर जो है खत्म हो जाती है। आपके चचा इस वक्त ये ग्राउंड ले रहे होंगे कि चूंकि हम मुस्लिम हैं और आप यानी कि जो उनके भाई के लड़के हैं यानी आप, उनकी मौत जो है हमारे फादर यानी आपके दादा की जिंदगी में ही हो गई थी, तो चूंकि ये लिंक टूट गया इसलिए अब जो प्रॉपर्टी मिलनी है वो दादा से सिर्फ एक आदमी को जाएगा, यानी उसको नहीं जाएगा जो इंतकाल कर गया है। तो इस तरह से उसको बेटे को भी नहीं मिलेगा, जबकि आज की डेट में ये चीज लागू नहीं है। आमतौर पर जो है अब यही है कि प्रॉपर्टी जो है तमाम बेटों को, चाहे वो जिंदा हो या मर गया हो, या अगर वो नहीं है या मर गया, उनका इंतकाल हो गया है, तो फिर उसके बाद जो है उनके जो लीगल एयर्स हैं उनको मिलेगा। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, राब्ता इनसे नहीं हो पाया है हमारा। गाजी साहब, हम प्रॉपर्टी की लगातार बात कर रहे हैं और फैमिली डिस्प्यूट की मैंने बात की, लेकिन अगर इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल डिस्प्यूट की मैं बात करूं तो वो क्या है, लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो मैडम जी, मेरे को वकील साहब से ये बात पूछना है जी, सवाल बताइए। मेरे को NRC आ रहा ना, NRC पूरे इंडिया में जी, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए मैडम एक सिटीजन के पास? जी देखिए, उसके लिए पहली चीज तो ये कि जो सबसे ऑथेंटिक है आज की डेट में ये जो आधार कार्ड है, लेकिन इससे पहले की जो चीज है कि अगर सपोज से लेके ओरिजिनल इंडिया के रहने वाले हैं उस प्लेस के, तो आमतौर पे कुछ लोगों को छोड़ के, हालांकि सबके नाम से प्रॉपर्टी हो गई है, कि अगर कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसमें नाम है कि नहीं, राशन कार्ड के अलावा अगर घर है तो घर उनके नाम से है कि नहीं, कोई प्रॉपर्टी नाम से है या नहीं, आधार कार्ड है या नहीं, और उसके अलावा पासपोर्ट है तो वो पासपोर्ट, तो यही सब चीजें हैं। आधार कार्ड है, आई कार्ड है, पासपोर्ट है, प्रॉपर्टी में किसी प्रॉपर्टी में नाम हो, कहीं सर्विस करते हो तो उसका रिकॉर्ड हो, तो ये सब चीजें। अगर फादर कहीं सर्विस कर रहे हो तो फादर के रिकॉर्ड, दादा का रिकॉर्ड की 3-4 जनरेशन के लोग रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। और मैं खासतौर से गरीब सिटीजन से मैं ये कहूंगा कि इस चीज में थोड़ा सा वक्त निकाल कर, हालांकि मैं जानता हूं कि एक मजदूर जब एक दिन लगा देता है तो उसके एक दिन की मजदूरी जाती है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों से बचने के लिए NRC के लिए जो है बराबर तैयार रहें डॉक्यूमेंट देने के लिए। डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार रखें, क्योंकि ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स बनवाने में टाइम लगता है, तो इधर कुछ टाइम दें, कुछ परेशानी तो होगी। आधार कार्ड, LIC वगैरह हो, तो प्रॉपर्टी के अगर कागजात हों, अगर अक्सर ये दिखाता है कि फादर का इंतकाल हो गया है, 3-4 बच्चे हैं और लैंडेड प्रॉपर्टी में उनका नाम नहीं चढ़ा गया है, नाम जो है कभी कभी दादा के नाम से ही चलता रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में पहला ये काम करें कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाकर डिस्ट्रिक्ट से या गांव के प्रधान से लिखाने पर भी चल जाता है, तहसीलदार से लिखाने पर चल जाता है, कि वो जाकर तहसीलदार के पास ये बात चढ़ा दें कि फला हमारे फादर थे जिनके नाम से ये फला 1 बीघा या 1 मंडा जमीन थी, हम 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं,
खासतौर से बेटियों का नाम जरूर चढ़ाए, क्योंकि हमने असम में अक्सर ये देखा है कि बेटियों के नाम जो है लैंडेड प्रॉपर्टी में गरीब लोग खासतौर से नहीं चाहते हैं कि 1 बीघा जमीन है, बेटी का भी अगर हिस्सा हो जाएगा तो यहाँ पर खेती क्या होगा, जब आधा ही मंडा रह जाएगा तो आधा बीघा रह जाएगा तो अक्सर ये देखा गया है कि लड़कियों के नाम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में न होने से ज्यादातर लड़कियां जो एनआरसी के इसमें आ रही हैं, सिटीजनशिप नहीं प्रूव कर पाई हैं, तो उसमें औरतें ज्यादा हैं। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो, शायद किसी वजह से राब्ता इनसे नहीं हुआ है। एनआरसी बहुत अहम सब्जेक्ट है गाजी साहब, और जैसे कि इन्होंने हमारे कॉलर्स ने पूछा भी कि क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन आपने पॉइंट ऐड किया था गरीब के लिए, लेकिन अगर गरीब की कोई प्रॉपर्टी नहीं है और सिर्फ तो क्या, इसीलिए मैंने कहा कि देखिए पहली बात तो ये कोशिश करना चाहिए कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स पर अपना नाम चाह लें, अगर बाप के नाम ही है सिर्फ, तो उसके अलावा मैंने बताया कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड या रहने के और भी बहुत से प्रूफ होते हैं, राशन कार्ड वगैरह उसमें चलता है, तो ये सब चीजें जो है उसमें रख लें। उसको नहीं अगर बनाए हैं तो बनवा लें। मैं जानता हूं कि गरीब के लिए बहुत परेशानी है ऑफिस ऑफिस जाना, उसकी दिन की दहाड़ी मारी जाती है, लेकिन आगे की परेशानियों को देखते हुए बचने के लिए ये सब करना जरूरी है। बिल्कुल। और एक कॉलर गाजी साहब माफी चाहती हूँ हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, मनदीप सिंह जी। मनदीप जी, सवाल बताइए। जी, हमारा वकील साहब से सवाल है कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है जिस घर में हम रह रहे हैं, तो जो पावर ऑफ अटर्नी वो दूसरे जो जिस मालिक के नाम से वो हमारे फेवर पे है, और गिरदावरी के बेस में दूसरे बंदे ने हमारे दादा के नाम में गिरदावरी की, तो गिरदावरी के बेस में उसने कोर्ट से विल ली हुई है, तो उस बेस में हमें परेशान कर रहा है, जबकि तहसीलदार ने और कंचन पटवारी ने आके रेवेन्यू में यहाँ जांच पड़ताल की और शायद इंतजाम हमारी हुई है, तो इनसे वकील साहब से पूछे कि हमारा इसमें कुछ बन सकता है क्या? देखिए पहली बात तो जहां तक कागजात की आप बात कर रहे हैं, कागजात विल तो सरकार में बनाती है, विल तो बेसिकली जिसका प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का विल बनाता है, उस प्रॉपर्टी के मुतालिक कोई विल लेकर आया है कि इसका गिरदावरी में जिसका नाम था वो नाम वाला आदमी जो है हमारे फेवर में विल किया था, उसका इंतकाल हो गया और प्रॉपर्टी पर वो दावा कर रहा है। एक बात तो ये कि आप ये देखिए कि ये विल कब का, किस डेट का दिखा रहा है, जिनका इंतकाल हुआ है वो कब हुआ है, क्योंकि पोजीशन आपका है, तो जब पोजीशन आपका है, अगर दूसरा कोई क्लेम कर रहा है, अगर वो 12 साल के बात कर रहा है, पिछले 12 साल से उसने कोई अगर इसके इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो वो एडवर्स पोजीशन में उसके आप मालिक हो जाते हैं। अगर सपोज लिए कि 12 साल से ज्यादा आपके पास पोजीशन में है और उसके बाद भी वो ये परेशान कर रहा है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, लेटेस्ट बिल्कुल इसी ईयर आया है एडवर्स पोजीशन का। तो पहले एडवर्स पोजीशन में ये था कि आप डिफेंस ले सकते हैं एडवर्स पोजीशन का, लेकिन केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, आप जो हैं अगर आपके पास ऐसा अनफिलिंग एविडेंस है कि आप इतने दिनों से रह रहे हैं, 12 साल से ज्यादा से रह रहे हैं और किसी ने इस प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं किया है और अब एक आदमी क्लेम कर रहा है, तो आप टाइटल के लिए भी टाइटल सूट भी आप डाल सकते हैं। तो फौरन आप लोकल एडवोकेट से को इंगेज कीजिए और इसके मुतालिक जो है कानूनी चाराजोई कीजिए। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो शायद राब्ता नहीं हुआ है। और जैसे कि गाजी साहब हम लगातार प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही आज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अब खवातीन के लिए भी बराबर का हक है, लेकिन उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि अभी भी बराबर का हक होने के बाद भी नहीं दिया जाता है, तो क्या किया जाए? देखिए, नहीं देना तो अपने आप में गैर कानूनी चीज है। आज की तारीख में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है हिंदू लॉ में तमाम डिपेंडेंट का, चाहे वाइफ हो, बेटा हो, बेटी हो, सबको जो है बराबर का हक दे दिया है। अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसके लिए कानूनी चाराजोई है, क्योंकि हक बनता है। तो बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, बताएं, आवाज आ रही? जी, सवाल बताइए, हम आपको सुन रहे हैं। हेलो, बात करता हूँ। मैडम, ये हमारे सास को प्रॉपर्टी उनके वालिद साहब की है, तो भाया का हिस्सा इसमें, बहना का हिस्सा भी आ सकता है ना?
जी, आपके वालिद के नाम से जो प्रॉपर्टी है उनके गुजरने के बाद जो वरासत का हिस्सा आएगा उसमें जो है भाई का भी और बहन का भी। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर वही हिस्सा की प्रॉपर्टी का जो है डिवीजन करके उसमें 2 हिस्सा जो है लड़के को, एक हिस्सा जो है बेटी को मिलेगा। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो जी, सवाल बताइए। हेलो, जी सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हम जबलपुर से मोहम्मद यासीन बोल रहे हैं। जी यासीन साहब, सवाल बताइए। गुजारिश है आपसे कि आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो जी बताएं, आपकी आवाज आ रही है? अच्छा, हमारा जबलपुर में प्रॉपर्टी है तो अम्मी के नाम पे है, अम्मी के नाम पे है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आप जरा अपनी टीवी की आवाज जो है वो बंद कर दीजिए क्योंकि आवाज जो है टकराता है। हमारे जबलपुर में प्रॉपर्टी है जी। वो अम्मी के नाना के नाम से है, मामू और नाना से। देखिए, पहली बात तो ये कि आप सवाल पूछते वक्त जो है आप बिल्कुल क्लियर रहे। अगर प्रॉपर्टी आपके नानी के नाम से है, नानी के गुजरने के बाद वो प्रॉपर्टी में आपकी अम्मी जो है उसी तरह से हिस्सेदार हैं 1/2 के, जिस तरह से आपके मामू हैं। अगर आपके मामू के नाम से प्रॉपर्टी है तो फिर उसमें आपके अम्मी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि फिर वो उनके बेटे या उनकी बेटियां, उनकी बीवी का हिस्सा होगा उनके गुजरने के बाद। और एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बताइए। सलाम, मेरा नाम शकील है, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। जी वालेकुम अस्सलाम शकील साहब, सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल ये था कि हमारे प्रॉपर्टी थी एक हमारी यूपी में एक जगह, जी तो उसमें जी अब लेकिन खानदानी थी, हमारी पुरानी थी और वालिद साहब और वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो हम 5 भाई हैं जी और एक बहन है। तो वो भी प्रॉपर्टी कागज वगैरह हमारे पास ऐसे नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी से हम बराबर काफी टाइम से डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब हमें हम अपने नाम ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो हमें क्या पहले वारिसान बनाना पड़ेगा या किस तरह से? जी, पहली बात तो ये कि लाजमी है कि जो प्रॉपर्टी है तो कोई ना कोई, आप नहीं है, आपके फादर के बाद आप जो 5 भाई हैं, बहनें हैं, तो आप कह रहे हैं कि वहां पर आप कब्जे में नहीं हैं, बल्कि आप ये भरते रहे, टैक्स वगैरह भरते रहे हैं जो मालगुजारी या रेट होता है। तो देखिए, आप एक सक्सेशन सर्टिफिकेट की इसलिए जरूरत पड़ती है कि ये पता चले कि इंतकाल जिनका हुआ है, जो फौत हुए हैं, उनके फला फला रियल लड़के, बेटा और बेटी या फला बीवी है, उनके निकाह में थी उनके इंतकाल के वक्त, इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि शेयर का जो है लीगल एयर्स में उसको तय किया जा सके। तो फौरन आप इस काम को प्रायोरिटी बेसिस पर कर लीजिए, चाहे वो प्रॉपर्टी की कीमत तो वैल्यू जो भी हो सकता है कि आप दिल्ली में हैं या और आपके भाई बड़े शहरों में हैं और अच्छा पैसे कमा रहे हो, लेकिन फिर भी एक यहाँ की वो जैसे कि बताया कि सिटीजनशिप के लिए पहली चीज ये देखी जा रही है कि क्या इनके यहाँ पे रहने का इनके बाप दादा परदादा के पास कोई प्रूफ है कि नहीं, या पुराने जमाने के प्रूफ में यही दिखाया जाता था कि उनके पास अपनी जमीन है कि नहीं, तो उसको पहली फुर्सत में आप करा लीजिए। बिल्कुल, और वक्त अब आपसे अलविदा लेने का हो गया है। गाजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए स्टूडियो में और सभी कॉलर्स का जवाब दिया। नाज़रीन, वक्त अब आपसे अलविदा लेने का हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज।